नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं अविदास जी। अविदास जी इज अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल। उसके साथ-साथ ही इज अ राइटर। ही राइट्स ऑन मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड आल्सो ऑथर। He is a very vivid and a very dedicated geopolitical expert and observer at the same time. मैं और अविनाश जी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि ये जो हमारे भारत के आस-पास हो रहा है, वो बहुत कुछ हो रहा है और अलग-अलग डायमेंशंस में नज़र आता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, पहलगाम में जो हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। तो अविनाश जी का एक ही कहना था कि सब के सब एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं। तो बांग्लादेश इस वक़्त बॉयल हो रहा है। बॉयल हो रहा है मतलब किसी भी वक़्त कुछ भी न्यूज़ आ सकती है। इस तरीके की वहाँ पे हलचल मची हुई है। हो क्या रहा है? आवाज़ क्यों नहीं आ रही? कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? मीडिया चुपचाप बैठी हुई है या फिर मीडिया कवर नहीं करना चाहती है, समझते हैं। अभी जी अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। जी। नमस्ते जी और धन्यवाद मुझे फिर से बुलाने के लिए। काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ। तो मैं पहले एक डिस्क्लेमर के साथ शुरू करता हूँ और मेरा डिस्क्लेमर ये है कि बंगाली होने के नाते मेरा हिंदी थोड़ा बहुत कच्चा है, तो या तो फिर मैं रिलैप्स कर सकता हूँ आपका इंग्लिश में, उसके लिए मैं क्षमा मांग ले रहा हूँ, या तो फिर मेरा जेंडर में थोड़ा बेंडर हो सकता है, तो उसके लिए भी पहले से आप लोगों से, आपके दर्शकों से पहले क्षमा मांग लेना चाहता हूँ। देखिए, बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जिसे हम भूल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास इतना सारा इवेंट्स हो रहा है, उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है उस चीज़ को हम भूल जा रहे हैं। मुझे तो पहले, इफ़ यू लुक अपॉन इट, आई मीन इफ़ यू वर टू आस्क मी, मेरे हिसाब से पहलगाम एक डिस्ट्रैक्शन था। असल चीज़ जो हो रहा है वो बांग्लादेश में हो रहा है, हमारे ईस्टर्न साइड में हो रहा है, हमारे ईस्टर्न फ्रंट में हो रहा है। ठीक है, और ईस्टर्न फ्रंट में से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो पपेट ऑपरेटर्स है ना, जिसे कठपुतली वाले कहते हैं, उन्होंने ये ड्रामा रचा पहलगाम में। और वो ड्रामा उन्होंने सोचा था कि थोड़ा कुछ करके वो लोग पूरा चीज़ को शांत कर देंगे, चुप कर देंगे, मगर क्या हुआ, उस बीच में उनका एक पर्दाफाश हो गया। हम लोग उस पर्दाफाश पे बाद में आएंगे। पहले बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं। देखिए, कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश सुर्खियों में था। वो सुर्खियों में रहने का कारण ये था कि हाल में एक प्लेन, उनका एक फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश किया है, और क्रैश होने की वजह से काफ़ी सारे बच्चे वो मारे गए हैं वहाँ पे उस क्रैश की वजह से। मगर इस विषय पे सब कुछ हमारे सामने पेश किया नहीं जा रहा। बांग्लादेश क्लेम कर रहा है कि वहाँ पे एक ही पायलट ने मरा था, वो ट्रेनी पायलट था और उसका ये ट्रेनी फ्लाइट है। मगर वो जो प्लेन था वो 2 सीटर था, वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। इट वाज अ फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट, और इसलिए बेसिक फाइटर प्ले, मतलब बेसिक ट्रेनिंग के लिए नहीं, टू एक्लेमेटाइज यू टू ऑपरेट दैट पर्टिकुलर फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके लिए यह था। उसका मतलब कि वहाँ पे एक ट्रेनर पायलट भी बैठा रहना चाहिए था, उसके बारे में कोई कुछ खबर नहीं दे रहा है। अंदर से जो बात निकल के आ रही है कि उस प्लेन में जो दूसरा पायलट बैठा हुआ था, ही वाज अ पाकिस्तानी एयरफोर्स ट्रेनर पायलट, एंड बोथ ऑफ देम क्रैश, बोथ ऑफ देम डाइड। द फर्स्ट थिंग जो इन्होंने किया था, इनके आर्मी वालों ने जो किया, वो आके उस बॉडी को उठा के वहां से एकदम उठा के लेके चले गए, बिफोर एनीबॉडी कुड गेट एनी क्लूज और न्यूज अबाउट इट। सेकेंडली, उन्होंने जो किया, वहां पे सीसीटीवी का जितना भी आपका फुटेज था, सब कुछ वहां पे वाइप आउट कर दिया। थर्ड थिंग जो कह नहीं रहे लोग, the actual casualty figure is close to 300 people who have died in the school, because the school classroom was packed और इतने सारे बच्चे मर गए। अब इनके लिए इस पे दो कहानी है। एक कहानी है जो कि कहते हैं कि इसको करवाया गया है इसलिए क्योंकि चाइना का बोलबाला बढ़ रहा था वहाँ पे, और वो लोग ने, और कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि चाइना का बोलबाला बढ़े और चाइनीज इक्विपमेंट वहाँ पे बांग्लादेश को बेचा जाए। वो शायद कुछ ही दिनों पहले एक J-10 एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान ने भी लिया है, उसका डील करने वाले थे।
कहा जाता है। ये बड़ा न्यूज़ है और हमारे मतलब इंडियन दर्शकों के लिए ये चीज उनके अटेंशन में आया, फिर उसके बाद निकल गया। तो उससे बड़ा और एक न्यूज़ हुआ जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाह रहा। गोपालगंज में उससे करीब हफ्ता भर पहले बांग्लादेश आर्मी ने जाके बड़ा एक्शन किया वहां पे, और वो पूरा एक्शन किया अवामी लीग के वर्कर्स के ऊपर। गोपालगंज जो बांग्लादेश का थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में आता है, वहां पे उनका अवामी लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो इन्होंने करीब 8 घंटा तक, आपको शायद थोड़ा सा न्यूज आया होगा कि वो लोग जो है शेख मुजीबुर रहमान के कब्र को, मसोलियम जो है उसको तोड़ देना चाह रहे थे, मगर वहां पे करीब 8 घंटे तक गोलाबाजी और फायरिंग हुआ अवामी लीग के सपोर्टर्स और आर्मी के साथ बीच। और कुछ लोग का कहना है कि वहां पे करीब 200 लोग मारे गए हैं। इतना बड़ा कैजुअलिटी रिपोर्ट कुछ निकल के नहीं आया बांग्लादेश से। ये आप सोच लीजिए, अगर यही चीज इंडिया में होता तो फिर क्या होता। तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को अभी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन करवाना है, बट व्हाट ही वुड लाइक टू डू इज टू कैंसल आउट एनीथिंग विच द इलेक्शन वुड डू। तो वो किस तरह से कर रहा है? ही इज ग्रैबिंग कंप्लीट पावर। वो खुद तो पावर ग्रैब नहीं कर रहा है, वो ग्रैब कर रहा है थ्रू द जमात। अब जमात क्या कर रहा है? जमात हैज बिकम द सोल पावर ओवर देयर। जमात क्या कर रहा है? जमात जो भी अवामी लीग में जो नए नए लोग जो पैसा बनाए थे, उनको कह रहा है कि हम तुम्हें तुम्हारा पैसा रखने देंगे, तुम जमात ज्वाइन करो और जमाती होके काम करो, और जो हर एक के बारे में डिटेल्स है वो सब बोलते जाओ। तो इन सोसाइटियल इंस्टेबिलिटी आ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, और इनका जो पॉपुलेशन रेशियो है पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। तो इफ यू आर लुकिंग अपॉन पाकिस्तान एज द रियल एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म, द ट्रू एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म इज टुडे गोइंग टू बी बांग्लादेश। Agree. एंड व्हाट दे आर डूइंग इज, इन्हीं लोगों को वो ले जाके, कुछ को तो पाकिस्तान भेज रहे ट्रेनिंग के लिए, और जो जिन्हें ये कहते हैं ना, उनको लश्कर नहीं, उनका नाम एक और है, मतलब जो फाइट करते हैं, और फाइट इस तरह करते हैं कि मतलब जो गुंडे हैं एक मोहल्ले के, उनको जाके ट्रेनिंग दिया जा रहा है, एक पाकिस्तान में, दूसरा है मलेशिया में। तो ये बात भी हमारा मलेशिया कहाँ से आ गया? मतलब रेडिकलिज्म की ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान और मलेशिया के बीच में चल रही है, बांग्लादेश मलेशिया में की। कैसा है कि मलेशिया में पहले एक रेडिकलिज्म का वेव चल रहा था इंडोनेशिया में, तो उस रेडिकलिज्म वेव को दमन करने के लिए इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया। तो नंबर ऑफ दिस रेडिकल मुल्लास दे हैव गॉन इनटू मलेशिया, और वो लोग जाके अपने सिटीज में नहीं रह के, वो जाके अंदर रूरल एरियाज में जाके वो बसने लगे हैं। वो अपना ऑपरेशन जिस तरह से बंगाल में हो रहा है वही वहां पे भी हो रहा है। तो दे गो मूव अवे फ्रॉम द सिटी एरियाज, दे मूव इनटू द रूरल एरियाज। वहां पे उनका ट्रेनिंग शिविर वगैरह सब कुछ बढ़ता है। वो शिविर नहीं कहते, उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, जमात कहते हैं। उस तरह से वो लोग आके कह रहे कि हम लोग बस दिस इज जस्ट अ रिलीजियस गैदरिंग व्हिच इज कमिंग टुगेदर। वहां पे उनको ट्रेनिंग मिली, ट्रेन होके आके वो लोग यहाँ पे बांग्लादेश में दमन करेंगे बाकी लोगों को। और जमात के जितने भी कैडर थे सब जाके हर एक इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिए। अब नेक्स्ट ईयर अगर इलेक्शन हो भी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब प्रोसेस तो उनके हाथ में है, वोट तो उन्हीं का पड़ेगा। और यहाँ पे ना BNP हैज गॉट एनी काइंड ऑफ एन होल्ड ऑन द ग्राउंड, नीदर हैज अवामी लीग। तो इस चीज को, इस वजह से वी आर लुकिंग एट a country with a population greater than Pakistan, which is going into great
अनस्टेबिलिटी, और इसका स्पिल ओवर होगा इंडिया में ही, और यही इसका डिजाइन है। और आप जो कह रहे थे ना कि मैं किस तरह से इन हर चीज को जोड़ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी इंपोर्ट किया गया है बांग्लादेश में, इसका काम ये नहीं है कि बांग्लादेश को तरक्की दे, इसका काम ये है कि एक कैंसरस पिट तैयार करे जहाँ पे ये कैंसरस ज़ॉम्बीज का एग्रीकल्चर किया जाए, और जब ये इन ज़ॉम्बीज को पूरी तरह से इनकलकेट करके और इनको ट्रेनिंग देके वो जब मतलब अपने बीच में लड़ झगड़ के जब एकदम पॉइजनस का जो हद हो सकता है वो जब ग्रेजुएट कर जाए वहां पे, तब इन्हें छोड़ा जाएगा, और छोड़ा जाएगा हमारे देश के ऊपर ही। तो who are the people who are getting this done in Bangladesh? They are the same guys who organize. हाँ No, जमात is just the weapon. वो तो सिर्फ हथियार है। जमात हाँ, सिर्फ वो लोग हथियार है। पपेट्स हैं। जमात कंट्रोल कोई और तो हथियार है। जमात के ऊपर आईएसआई बैठता है, ठीक है। आईएसआई के ऊपर कौन बैठता है? वही तो पूछने वाला बात है ना, जो वहां पे बैठा हुआ है वो हर जगह पे बैठा हुआ है। आईएसआई के पास अपने पास ना कुछ पैसा है ना कुछ ये है, वो गो बिटवीन है, वो मैनेजर है, उसको तनख्वाह मिलता है कहीं से, जो तनख्वाह देने वाला होता है वो जिस तरह से बोलते हैं उस इशारे के ऊपर वो नाचता है। तो वो तनख्वाह देने वाला कौन है? जो देख रहा है कि हर एक इस तरह का खबर बांग्लादेश से बाहर इंटरनेशनल न्यूज में ना आ सके, वो कौन हो सकता है? एक ही है, जो मीडिया को कंट्रोल करता है। अब आप पूछोगे इनके साथ नूर खान एयरबेस के साथ क्या संबंध है? वो एक ही अंकल बैठा हुआ है दोनों जगह पे, सिरे पे। अब नूर खान एयरबेस पे क्या हुआ? नूर खान एयरबेस में पहले तो ये लोग कह रहे थे कि भैया हमें तो कुछ लेना देना नहीं है, ये दोनों के बीच में मतलब मुद्दा है, ये दोनों सलट लेंगे, ये कहा था ना ट्रंप ने कुछ ही दिन पहले, जब पहलगाम का अटैक हुआ वगैरह, उन्होंने कहा कि हम तो इसमें पढ़ने नहीं वाले। फिर अचानक से क्यों कूद पड़े? क्योंकि उन्होंने कभी एस्टिमेट नहीं किया था कि इंडिया इस तरह से जाके टूट पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर और बेसिस को डैमेज करेगा। अब खबर निकल के आ रहा है कि यहाँ पे इट वाज यूएस जिन्होंने न्यूक्लियर हथियार जो वॉरहेड्स है वो पाकिस्तान को दे के रखा है। मगर ये पूछने वाला बात है कि ये सचमुच क्या यूएस का हथियार था या है? देखिए हमें पता है कि इजराइल के पास करीब 90 के आसपास वॉरहेड्स हैं, 100 से 90 के आसपास, कुछ कहते हैं 200 के आसपास है वगैरह, और इजराइल है इतना छोटा सा देश, तो वो इन सब वॉरहेड्स को क्या एक ही जगह पे डिमोना में रखेगा? डिमोना के ऊपर अगर 20 आ जाए तो वो तो गया उसके ऊपर से, उसके कुछ सबमेरिन्स है, सबमेरिन्स में वो कुछ रखेगा वगैरह। तो एक थ्योरी ऐसा है कि जो वॉरहेड्स है वहां पे वो अंकल का, सिर्फ अंकल का नहीं, वो इजराइल का वॉरहेड्स वहां पे रखा हुआ है। अब कोई नहीं सोचेगा कि इजराइल का वॉरहेड वहां पे रखा होगा, तो वो कहते हैं ना अगर आपको कुछ छुपाना है तो आप कोतवाल के दाढ़ी के नीचे छुपाओ, वहां पे कोई नहीं ढूंढेगा। मैं इसका तो दूसरा तरीका बताती हूँ। ड्रग सिर्फ माफिया और गैंगस्टर्स ही नहीं बेचते हैं, ड्रग पुलिस वाले भी बेचते हैं। गिविंग यू अ नहीं, थॉट। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ड्रग्स कोई माफिया नहीं बेच सकता, कोई माफिया ड्रग नहीं वाले बेच बेचते सकता। हैं, आज की डेट में पुलिस वाले बेचते हैं। पुलिस वाला भी बेच नहीं सकता, वो लोग सिर्फ मैनेजर के हिसाब से काम करते हैं। बॉस एक ही है, जो पहले से चलाया आ रहा था, जो जिसने ड्रग ट्रेड शुरू किया था इंडिया से लेके चाइना तक, वही बॉस है अभी। अगर आप उसके साथ से काम करें तो आपका ऑपरेशन जारी रहेगा। आप अपना खुद का बनाना चाहे तो आपको टपका दिया जाएगा कह के कि ये ड्रग लॉर्ड था। इतने सारे ड्रग लॉर्ड को तो सफाया किया है, मगर ड्रग ट्रेड में कोई कमी आई है कहीं पे भी? ये समझ लीजिए। और वो भी अलग कोई प्लेयर नहीं है, प्लेयर एक ही है हर एक में, नूर खान में हर एक में।
तो पूछने वाला बात यह है कि अगर ये लोग, और इसमें ये एक चीज बता दूं कि आई थिंक इट वाज 23 और 24, नेतन्याहू खुद आया था नूर खान एयरबेस में, पूरा 11 घंटा वहां पे स्पेंड करके गया है। ये आप कब की सुर्खियों बात में है? खबर, हाँ ये आप जूइश न्यूज में भी देख सकते हैं, ये चीज हुआ था। और वहां पे कहता है कि कह रहे हैं कि कोई और तो आ नहीं सकता उस नूर खान एयरबेस में, सिर्फ यूएस एयरफोर्स। अब पाकिस्तान कैसे ये करेंगे, असर्टन करेंगे कि ये यूएस फोर्सेस है या इजरायली फोर्सेस है? ड्रेस एक पहना रहना चाहिए ना, वहां पे तो वो लोग खुद जा नहीं सकते हैं। तो हमें ये पता है कि पाकिस्तान को बेस बनाकर हमारे दोस्त इजराइल बालूचिस्तान में रेबल्स तैयार करते हैं ईरान में भेजने के लिए, अफगानिस्तान पूरा ऑपरेट करते हैं वहां से रिक्रूट करने के लिए, ईरान में भेजने के लिए। तो उनका तो कुछ ऑपरेशन है वहां पे। तो आज को हमारा दोस्त ने इस पूरा चीज को अगर रोका है, तो फिर दोस्त को भी तो खबर होना चाहिए था कि ये पहलगाम हो रहा है, इंडिया के अगेंस्ट साजिश किया जा रहा है। क्योंकि उसी के बाद $40 बिलियन किसने दिया पाकिस्तान को? चाइना ने तो पाकिस्तान को $40 बिलियन नहीं दिया। वो रिवॉर्ड एक अच्छा काम करने के लिए, जिस तरह से स्टूडेंट को एक स्टार मार्क दिया जाता है, ये स्टार मार्क देने वाला टीचर कौन था? वो तो पूछिए अपने आप। वही टीचर क्या इन्वॉल्व नहीं है बांग्लादेश में, जो कि अब अराकान आर्मी के साथ बांग्लादेशी आर्मी से डील करवाना चाह रहा है और वहां पे आर्म्स भेजना चाह रहा है अराकान आर्मी को, और यहाँ पे क्रिश्चियन सुपर स्टेट बनाना चाह रहा है टू द नॉर्थ ईस्ट। क्या वहां पे वो एक्टर एक नहीं है? अगर दोनों में एक्टर एक ही है, तो फिर अब थाईलैंड में क्या हो रहा है? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो झगड़ा है, वो क्या सिर्फ एक शिव मंदिर के कारण है? वो शिव मंदिर का एरिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कंबोडिया को बहुत साल पहले दे दिया था। तो अचानक से हमारा माननीय श्री ट्रंप के उद्घाटन के बाद अचानक से थाईलैंड क्यों उस पे कार्रवाई करना शुरू कर दिया था, इस प्रिया विहार पे? और जो कह रहे हैं कि ये कंबोडिया ने शुरू किया, ये कंबोडिया ने शुरू नहीं किया। इस चीज का मतलब जो फर्स्ट एक्शन जो हुआ था वो थाईलैंड की ओर से हुआ था। तो थाईलैंड ये क्यों करना चाह रहा है? थाईलैंड यूं करना चाह रहा है क्योंकि कंबोडिया ने के पास एक बेस है, रियाम एयर बेस, रियाम नेवल बेस। ये नेवल बेस उसने चाइना को दिया हुआ है। चाइना को उस बेस देने की वजह से चाइना का जो पूरा शिप एक गल्फ ऑफ थाईलैंड के ऊपर ऑपरेट कर सकता है और डायरेक्टली वहां से मलाका स्ट्रेट पे आ सकता है। अगर यूएस को एक्ट करना है चाइना के ऊपर, तो उसे ये सब एंसिलरी बेसिस से चाइना को क्लियर करना पड़ेगा। तो कंबोडिया के ऊपर मेरे हिसाब से, ये मेरा अनुमान है, इसके ऊपर ऐसे विस्तारित कोई डिटेल नहीं निकला हुआ है, क्योंकि इनका प्ले देखते हुए मुझे लगता है कि कंबोडिया के ऊपर से या कंबोडिया के ऊपर ये दवा बनाया जाएगा। फिर आपके लोग आएंगे जो कहेंगे कि भैया हम लोग आपके बीच में मीडिएट करना चाहते हैं। मीडिएट करते वक्त वो कहेंगे कि भैया हम लोग मीडिएट करेंगे, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, आप ये बेस उनके हाथ से हटवा दो। ये तो क्या था उन्होंने बांग्लादेश में, है कि नहीं? दूसरा चीज जो हो रहा है, ये पूरा एरिया साउथ ईस्ट एरिया इज अ डेवलपिंग एरिया, और ये लोग कुछ झगड़े वगड़े कुछ में पड़ते नहीं है, वो अपना इकोनॉमी डेवलप करते जा रहे हैं। अब बाकी जगह जब आग लगा हुआ है, तो क्या ये लोग चाहते हैं कि ये लोग जाके आगे ना बढ़ पाए? अगर आगे बढ़ गए तो फिर इसके बाद ये जाके हमारा सरदार बन जाएगा मैनेजमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी से थोड़ा बहुत आग लगा दो, क्योंकि क्या यही चीज वो लोग नहीं कर रहे थे इंडिया में? आज को जब आपके पास करीब 200 मिलियन पीपल है who can all be radicalized, और मेरे हिसाब से दे विल बी zombified, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाएगा कल्चरली, सोशियोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, दैट यू वोंट हैव एन ऑप्शन अदर देन टू से दैट भैया मैं भी ज़ॉम्बी बन जाता हूँ।
अब आप मुझे 2 वक्त का रोटी दो, फिर क्या जो कराना चाहते हो वो करवा दो मुझसे। इन ज़ॉम्बी को छोड़ा जाएगा किसके ऊपर? हमारे ऊपर। क्यों छोड़ा जाएगा? क्योंकि हम शांतिपूर्वक डेवलपमेंट करना चाहते थे, वो हो जाने से अगर हम आगे निकल गए, जिससे हम लोग जब सीना तान के कहते हैं कि हम लोग तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए। इन रियलिटी वी कैन बी नंबर 1 इकोनॉमी, क्योंकि हमारे पास क्या पॉपुलेशन बेस इतना बड़ा है। इफ वी गेट आवर एक्ट टुगेदर, तो अगर इफ वी गेट आवर एक्ट टुगेदर एंड वी मूव अहेड, देन हम तो फिर और भी बड़ा सरदर्द बन जाएंगे ना, जिस तरह का सरदर्द चाइना बना हुआ है उनके लिए। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें आधिपत्य चाहिए। तो हर एक चीज जो हो रहा है उस पे आते हैं। एक रिसेंट इवेंट जो हमारे यहाँ पे हुआ है वो है धनखड़ जी का, आप कह सकते हो इस्तीफा, बाकी लोग कहते हैं फायरिंग। वो हुआ कैसे? अब इसके ऊपर काफी सारे लोग काफी तरह का टिप्पणियां कर रहे हैं कि यहाँ इन्होंने यहाँ से पैसा खाया या उन्होंने इनके साथ मुलाकात किया वगैरह। देखिए, मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशन देता हूँ। मैं धनखड़ जी को देखा हुआ हूँ क्योंकि वो बंगाल में आके वो यहाँ के गवर्नर थे। वो एक ऐसा इंसान है, वो पूरी तरह से मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो अकेला ममता जी और उनके पूरे कैबिनेट के नाको दम करे रखा था, एक इंसान। वो रोज सवेरे उठते थे, कुछ ना कुछ छोड़ देते थे, एक आध मिसाइल, जिसपे ये लोग फूस के फांस के 25 तरह का बातें करते थे। उसे और कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दूसरे दिन आके दूसरा मिसाइल छोड़ते थे और वो इस तरह से किए जा रहे थे। ही इज अ वेरी कूल ऑपरेटर। और उसके ऊपर वो खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रह चुके हैं, तो लॉयर का लॉ का हर पायतड़ा उन्हें पता है। ये अब जब इनसे इस्तीफा करवाया गया तो कौन करवा सकता है? आप तो ये नहीं कह सकते कि आप ऑपोजिशन वालों से मिले हो या आपने इसके लिए आप इस्तीफा दे दो। और वो उस तरह का बंदा है भी नहीं जो इस्तीफा दे देगा, क्योंकि वो एक पोस्ट पे, उस पोस्ट का पूरा पावर है उसके पास। अगर आप कुछ आवाज करना चाहोगे कि आप निकल जाओ वगैरह या आप इस्तीफा दे दो, वो तो सीधा कहता है नहीं, मैं नहीं दूंगा। और अगर वो पैसे की बात है तो पैसा, अगर वो 100 रुपये को दे रहा है तो 1000 रुपये देने वाला तो जो है वो तो अभी सत्ता पे बैठा हुआ है। अगर 1000 रुपया दे के काम हो जाता तो ये इन्हें तो वॉशिंग मशीन पार्टी कहते हैं ना, या सर्फ एक्सेल पार्टी, तो उसे तो वो करवा लेता था। तो ऐसा क्या पेश किया गया उनके पास जिसके वजह से उनको चुपचाप करके वो अब तक निकल के एक शब्द भी बोल नहीं पाए, रातों रात निकलना पड़ा? वो मेरे हिसाब से एक ही किस्सा हो सकता है, जब व्हेन देयर इज अ फॉरेन हैंड इन्वॉल्व्ड, एंड दैट फॉरेन हैंड का जो जो मतलब एविडेंस है वो खुला खोल कर दिया हुआ गया, बिकॉज दैट वुड टैंटमाउंट टू ट्रीजन। उसके मतलब ये फॉरेन हैंड कौन हो सकता है हमारे क्या बोलते फ्रेम के अंदर? एक ही तो है ना। और वो ग्राउंड बना रहे थे, दो तरह का ग्राउंड बना रहे थे। वो एक फार्मर आंदोलन का ग्राउंड बना रहे थे, और दूसरा वो जुडिशियरी आंदोलन का ग्राउंड बना रहे थे। और आंदोलन का ग्राउंड बनाने के लिए आपको चाहिए कोई जो सपोर्ट कर रहा है उस तरह का नहीं चाहिए, कोई प्रोवोक कर रहा है उस तरह का भी प्लेयर आपको चाहिए होता है। इसका मतलब है इन दो फ्रंट में अभी काफी पूंजी आ चुका है, और ये दो फ्रंट खुलने वाले हैं हमारे देश के अगेंस्ट। इस तरह से जो हो रहा है हमारे पास। और तीसरा फ्रंट जो है वो कहेंगे कि आप ये जो बांग्लादेशों को बाहर नहीं कर सकते हो। उसके लिए तो आप तो देख रहे हो, कुछ प्लेयर्स हैं हमारे माननीय प्लेयर्स हैं जिनके पासपोर्ट कुछ यहाँ पे रहता है, कुछ दूसरे देशों में रहता है। वो तो उठ के खड़े हो गए ना अभी, वो कहने लग गया है ना कि अभी कि भैया बांग्लादेशों को निकालना नहीं चाहिए, खदेड़ना नहीं चाहिए, इस तरह का लैंग्वेज लगाना शुरू कर दिया। कहते ही उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया था उसके बाद से आपने देखा असम में क्या हुआ।
जो पहले भाग रहे थे वो पलट के अब वायलेंस करने लगे हैं, स्कूल जलाने लगे हैं, हॉस्पिटल्स में झगड़ा शुरू हो गया है। तो ये अपने आप तो नहीं होता ना, इसके पीछे हर एक के पीछे पैसा है। ये पैसा देने वाला कौन है? ये डिजाइन रचने वाला कौन है? ये जो बांग्लादेश के ऊपर डिजाइन किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के ऊपर डिजाइन हो रहा है, ठीक है, और जो म्यांमार के ऊपर डिजाइन हो रहा है, और जो कंबोडिया और थाईलैंड के ऊपर डिजाइन करना है, ये आपके दर्शकों के लिए सोचने लायक ये है विषय है कि ये लोग है कौन। क्योंकि अब ट्रम्प साहब के ऊपर तो जो आधे अमेरिकन है वही गालियां दे रहे हैं उनको, जो मांगा, जो उनको वोट किया था वही उसे गाली दे रहा है, क्योंकि वो किसी और दूसरे देश का चमचा बता रहे हैं उनको। वो देश है कौन? सोचने वाला विषय है ना। और इन सब चीज में किस तरह से वो इन्वॉल्व है, और हमारे देश में ये लोग किस तरह से इन्वॉल्व है, शायद वो एक दूसरा चैप्टर हो, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बार बात कर सकते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है अभी जी, while we are talking, happening in Assam. Locals and tribals of Dhemji district in Assam are out on streets with slogans Bangladeshi Hoshiar and Bangladeshi go back. They are demanding यस, illegal Bangladeshis must vacate forest and leave Dhemji within 15 days or face action. मैं तो कहती हूँ उनको जूते मार मार कर निकालो। देखो ये जूतने मारने वाला किस्सा तो है नहीं। दिस इज अ जियोपॉलिटिकल प्ले, and this is a geopolitical play which was evident on the ground for a very long time and people have been sleeping on it. इसी के कारण, इसके वजह से आप देख, एक कुछ दिन पहले इच्छामती के रिवर पे एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें आईबी लोग कह रहे थे, आईबी के जो ऑफिसर्स थे वो देख रहे थे कि कुछ एक बड़ा टीला, मतलब एक बड़ा क्या कहते हैं उनसे, काफी सारे लोग बांग्लादेश से आने वाले थे। तो उन्होंने ये डिटेल्स बीएसएफ के साथ शेयर नहीं किया, ये पूरा कोऑर्डिनेट हुआ पीएमओ के साथ, और पीएमओ के साथ शेयर कोऑर्डिनेशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि ये सब चीज होम ऑफिस के साथ शेयर नहीं होगा। आईबी ने यहाँ पे एक धावा रखा, इन लोगों को पकड़ के उन्हें पता चला कि हर एक बीएसएफ के जो पर्सनल है, हर एक जो एक इंसान आता है उसके हिसाब से 6,000 रुपए बीएसएफ को दिया जाता है। ये तो सिर्फ उस सोल्जर के पास नहीं रहता, इसका जो मतलब चैनलिंग है, इट गोज प्रीटी हाई अप। तो इस रेट के हिसाब से हम लोग हमारे अंदर घुसाए जा रहे थे। ये हर एक जो काउ स्मगलिंग होता है उसका भी प्रॉफिट बनता है, वो प्रॉफिट भी कहीं पे जाता है। हर एक जो इंसान का स्मगलिंग होता है उससे भी प्रॉफिट बनता है। वो पैसा देने लायक कोई है जो ये पैसा दिए जा रहा है, और कोई है हमारे साइड में जो ये पैसा लिए जा रहा है, और प्रॉफिट के वजह से हम लोग जियोपॉलिटिकली बिके जा रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है। वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, बहुत सारी चीजें कनेक्टेड। बट आप बांग्लादेश को डिसिपिएट होते या एक्सप्लोड होते हुए, इम्प्लोड होते कब देख रहे हैं? लाइक व्हाट इज द टाइमलाइन यू आर लुकिंग एट? I don't see it imploding anytime soon, and I'll tell you why. There for something to implode. Look, a military solution for Bangladesh has been there always. मिलिटरीली हमें एक्शन करने में ये तो चुटकी भर का काम है, वो कभी भी हम लोग कर सकते हैं। But our issue is not military solution. The problem is we have not been able to do with the ideological problem. पहले तो आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आइडियोलॉजिकल चैलेंज है। आपको ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि इस सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम जो है वो इस्लाम आइडियोलॉजी नहीं है, वो एक आपका, जिसे मैं कह सकता हूँ, जो एक ढाल है जिसके पीछे सिविलाइजेशनल हेट अब जाके छुप सकता है और बढ़ सकता है।
आपने इस देश को सिविलाइजेशन देश अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। अगर हम लोग सिविलाइजेशन नहीं है तो हमारे देश होने का जरूरत क्या है? अगर हम हमारे 4000, 5000, 6000 शायद उससे भी ज्यादा धरोहर को के भीत पर हम लोग अगर हमारा पूरा अस्तित्व नहीं बना सकते तो फिर हमारा अस्तित्व का मतलब रीजन क्या रहेगा? आज तक हम लोग ने हमारा देश को एक सिविलाइजेशन देश क्यों नहीं डिक्लेयर किया है? क्योंकि अगर डिक्लेयर कर देते तो बाकी सब चीज क्लियर हो जाता है कि कौन इस सिविलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है और कौन एंटी सिविलाइजेशन है। उसमें पूरा चीज एकदम क्लियर हो जाता है। हम करने नहीं दे रहे क्लैरिफिकेशन। क्यों? हमारा सबसे बड़ा जो लीक पॉइंट है, जो फुस है, वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म इज एन एंटी क्रिश्चियन मूवमेंट। क्रिश्चियनिटी के आधिपत्य को तोड़ने के लिए वहां पे एक टर्म यूज किया गया था, सेक्युलरिज्म। वो कहीं से इंपोर्ट करके ले आके हम लोग वो एक सिविलाइजेशन के ऊपर एक छुरी बना के बैठ गए हैं उसी के ऊपर। वी आर डिनाइंग आवर आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। अगर हम किसी प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर पाए तो मेरे हिसाब से चिंता ये नहीं है कि बांग्लादेश कब इम्प्लोड होगा। मेरे हिसाब से चिंता ये है कि इंडिया कितना दिन तक इम्प्लोड ना होकर रह पाएगा। वहां पे आप सर्कमस्टेंसेस ऐसे होने दे रहे हो ताकि वहां पे एक इंसान बगैर ज़ॉम्बी बने वो रह नहीं सकता। आपको पता है कि वहां पे किस तरह का, किस लेवल का अत्याचार हो रहा है औरतों पे के ऊपर। उसके बेसिस पे कोई आपका कोई वेस्टर्न प्रेस तो कुछ बोल नहीं रहा है कि तालिबान जैसा जो सर्कमस्टेंसेस है वो तो वहां पे भी बन गया। और तालिबान के बीच में उतना पॉपुलेशन नहीं है ताकि वो लोग वर्ल्ड थ्रेट बन सके। बांग्लादेश के पास उस तरह का पॉपुलेशन है। बांग्लादेश का पॉपुलेशन इंडोनेशिया भी से भी ज्यादा है। क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया के आसपास हो जाएगा, जो जो और ऑल रेडिकलाइज्ड। इसका इम्प्लीकेशन आप सोच सकते हो। and they are spread all over the globe, and radicalization is a disease which you can't stop. वहां पे फैक्शंस होना चाहिए ना जिसकी वजह से वो इम्प्लोड करेंगे। इकोनॉमिकली दे हैव ऑलरेडी इम्प्लोडेड। they don't have an economic basis to be sustainable, and they'll sink faster than Pakistan at that. But that doesn't bother the designers. The designers have planned it for that to happen, because that implosion is going to create dispersion of all the zombies over there. हमें उस चीज को लेके सोचना चाहिए। उनके ऊपर हम लोग एक्ट तभी कर पाएंगे जब हमें खुद में एक क्लैरिटी होगी कि हमें क्या करना चाहिए और किस कारण से हम लोग वो कर रहे हैं। वो क्लैरिटी क्या हमारे पास है? यद्यपि उस क्लैरिटी होने के लिए जितना जो कारण चाहिए वो हमारे सामने साक्षात है। क्या हम लोग उन कारणों को देखना चाहते हैं? नहीं, हम लोग देखना नहीं चाहते। हम बहस करते हैं इसके ऊपर क्योंकि वी हैव अ बिगर कंफर्ट जोन टू प्रोटेक्ट। Right. A lot of developments happening. Bangladesh is going to Myanmar, going to Malaysia and Pakistan for training is not a good news. सर कह रहे हैं, अभी जी कह रहे हैं कि it may not implode, but it's going to be a bigger threat for Bharat, even bigger than Pakistan, because वहाँ से ideology and let us understand. I've been saying this for a very very long time. पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा थ्रेट बांग्लादेश इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा पूरा ध्यान पाकिस्तान की रहता है। एक इमोशनल टच है, एक सेंस ऑफ हम सुपीरियरिटी होती है कि पाकिस्तान को तो हम तोड़ देंगे, मोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। बट द थ्रेट कम्स फ्रॉम बांग्लादेश। द बॉर्डर इज पोरस, and there's a woman chief minister who allows these people to come in and ठोक के भाव आने देती है वो लोगों को, because she's getting political benefits. उसके अलावा ये सारा का सारा ईस्ट टू वेस्ट सब का सब एक सूत्रधार से कनेक्टेड है। दिस वाज अ शॉकिंग न्यूज फॉर मी कि इजराइल के वेपन्स are hidden in Pakistan. That was that This you is a have more. this is a hypothesis from me. Your मतलब यूएस के तो छुपे हुए ये तो सभी कह रहे थे, पर इजराइल के भी है। दैट इज शॉकिंग फॉर मी। That is really shocking for me actually. क्योंकि And shall I tell you something? बोलते हैं चोर के घर में
पुलिस थाने पे जाके चोरी का माल छुपा के आ जाओ, इट्स समथिंग लाइक दैट, बिकॉज नोबडी विल डाउट इट, right? And shall I say something? You know that friend of ours is equally involved in what is happening in Bangladesh and in the Northeast. You're aware of that, at least. Whenever US is involved means Israel is involved. We cannot say no, because Israeli lobby controls all the decisions of the US government. Let's not forget that. Exactly, which was my point. They have the money. They have the money might. उनके पास है पूरा, पैसे की ताकत होने की है. No, Thought more process- than that, they have a design. They have a They design. have At least 100 years का डिजाइन है उनके पास में. 100 years है या 300 years है, 400 years है, वो जो भी हो, एक डिजाइन है, उस डिजाइन के हिसाब से वो चल रहे हैं. और बहुत कम लोग हैं वो जो सोच रहे हैं कि ये डिजाइन क्या है और इस डिजाइन का इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर क्या है. सीरियंस ने भी नहीं सोचा था, देखो उनका पूरा घर उजड़ गया है. इराकी लोग ने भी नहीं सोचा था, उनका भी घर उजड़ गया है. लीबियंस नहीं सोचे थे, उनका भी घर उजड़ गया है. ईरानियन सोचने पे मजबूर हुआ है, मगर उनका घर उजड़ने के कगार पे है. क्या हम लोग उस प्लान के अंदर है या नहीं है, वो आप लोग को सोचना चाहिए. हम लोग तो जिस तरह से वो सोप ओपेरा एंड होता था ना, कुछ अशोक कुमार क्या करता था, हम लोग. थैंक यू सो मच अभी जी फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सिया राम. जय श्री राम, नमस्ते.